नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी का ये स्पेशल एडिशन है शनिवार को। अब ये समय होता है हमारे खास दृश्यम का, लेकिन अभी हम आपके सामने बहुत बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके बीच में हमास ने सीधे धमकी दे दी इजराइल को कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल की फोर्स पर हमला करेंगे। और जो लेटेस्ट जानकारी है उसके अनुसार अभी इस वक्त गाजा में इजराइल की फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन में लगी हुई हैं। गाजा के जो परिवार हैं उन्होंने अपने बच्चों के हाथों पर, शरीर पर, पैरों पर बच्चों के नाम लिख दिए हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। इजराइल ने कहा है ऑपरेशन जारी रखेगा, वो लगातार अटैक करता रहेगा। इजराइल के टैंक्स अभी भी गाजा में हैं और कंप्लीट इंटरनेट ब्लैकआउट गाजा में होने वाला है कुछ घंटों के अंदर। सबसे बड़ी खबर यह है, कल रात जो हुआ उसके बाद यह तस्वीर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यह हालत थी गाजा की। अ बॉल ऑफ फायर, यह बन गया था गाजा, अ बॉल ऑफ फायर। पहली बड़ी खबर इजराइल की तरफ से, आज पूरे दिन गाजा पर बमबारी। ब्रेक करिए। इजराइल ने गाजा के कई इलाकों में भीषण एयर स्ट्राइक किए। इजराइल के हमलों में कई इमारतों को नुकसान की खबर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, लेबनान से इजराइल बॉर्डर की तरफ फिर हमला हुआ है। मोर्टार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी गई। आईडीएफ ने कहा इजरायली सेना की मिलिट्री पोजीशन टारगेट की गई है। तीसरी खबर, गाजा में स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। इलॉन मस्क ने मदद मुहैया कराने की घोषणा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सहायता समूह को कनेक्टिविटी देगा। इजराइल को युद्ध अपराधी घोषित करेंगे एर्दोगान। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। एर्दोगान ने कहा है दुनिया के सामने युद्ध अपराधी के तौर पर घोषित करेंगे। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति से बातचीत की है। फोन पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति अल सीसी से बातचीत की है। इजराइल हमास जंग को लेकर दोनों में बातचीत हुई है। एक और बड़ी खबर जो आ रही है, शिवसेना यूबीटी के सांसद विनायक राउत का पीएम मोदी को खत, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। मराठा और धनगर समुदाय को आरक्षण की मांग है। एक और बड़ी खबर है, फ्लैग मीटिंग, बीएसएफ ने पाकिस्तान से कड़ा ऐतराज जताया। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोलीबारी का विरोध। 2 दिन पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर तोड़ा था। पंजाब में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का टेरर मॉड्यूल बीकेआई के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब में टारगेटेड किलिंग्स की साजिश का आरोप। एक और बड़ी खबर आ रही है, प्याज की कीमतों में एक भारी इजाफा हुआ है। 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंचे दाम। नासिक की थोक मंडी में भी कीमतों में उछाल है। सरकार इस पर काम कर रही है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। लेकिन आज कौन कौन सी खबरें खास हैं वो आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहली खबर, इस स्पेशल एडिशन के कर्टन रेजर में 22 दिन के युद्ध में पहली बार गाजा में 100 लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक की एक साथ। बमों से विध्वंसक हमला हुआ है, तबाही का खौफनाक मंजर दिखा है। दूसरी खबर, 100 जेट ने तबाह किए हमास के 150 ठिकाने। बंकर बस्टर, सुरंग जाल के लिए काल कैसे बना, ये वीडियो दिखाएंगे हम आपको। तीसरी खबर, गाजा में घुसकर मरकावा 5 टैंक से प्रहार हुआ। ब्लैकआउट से कैसे हाहाकार मचा, डिटेल देंगे। चौथी खबर जो हमारे सामने आ रही है, दक्षिणी ईरान के करीब तैनात होगा अमेरिका का विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर। क्या इसके बाद विश्व युद्ध होगा? सोचने वाली बात है, क्योंकि एर्दोगान ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी। और पांचवी बड़ी खबर, अल अहिली अस्पताल की तबाही देखी। गाजा का शिफा अस्पताल टारगेट क्यों है, हम आपको बताएंगे। आईडीएफ ने बकायदा एक एनिमेशन वीडियो रिलीज किया है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, और मेरे साथ हमारे खास मेहमान भी जो इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। मेरे साथ जो खास मेहमान इस वक्त हमारे पास आने वाले हैं वो है हमारे साथ जनरल के सिन्हा, और दूसरे मेरे सहयोगी हैं मनीष झा, जो कि इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन पहली बड़ी खबर, वेस्ट गाजा सिटी में इजराइल की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए। वेस्ट गाजा सिटी में इजराइल की भीषण बमबारी। शैंटी रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने किया बड़ा अटैक। इजराइल की स्ट्राइक का वीडियो आया सामने। एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा के कई इलाकों में इजराइल का हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, रिहायशी इमारतों को भीषण नुकसान की खबर आ रही है। कई इमारतों से हमले के बाद धुएं का गुबार उठते हुए दिखाई दे रहा है।
इस सब के बीच में गाजा पर स्मोक बॉम्ब के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन आ रही है, नॉर्थ गाजा में इजराइल का स्मोक बॉम्ब से हमला, बड़े इलाके में धुएं का भीषण गुबार उठता दिखा। आपको दिखा रहा हूं तीनों तस्वीरें और तीनों शॉट्स दिखाइए जरा इस वक्त। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, तीनों खबरें आपके सामने। इजराइल का भीषण अटैक, क्विक रिएक्शन एक लेना। ये अभी से कुछ मिनट पहले का वीडियो है। इजराइल भारत से करीब 2.5 घंटे पीछे है, ये आपको बताना जरूरी है। सीधे पे चलूंगा मनीष के साथ। मनीष, बहुत खतरनाक तस्वीरें आ रही हैं, मुझे ये बताइए आपकी लोकेशन क्या है और क्या रिपोर्ट है इस वक्त? जो रिपोर्ट किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया की तरफ से वो ये है कि इजराइल के टैंक्स, इजराइल के हॉट्जियर्स, इजराइल के आर्मर्ड व्हीकल्स, इजराइल के बीएमपीज, ये सभी गाजा के अंदर मौजूद हैं और वो डीप डाउन गाजा के अंदर मूव कर रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन है? क्या आज की रात भी एक कयामत की रात होगी? बिल्कुल निशान, देखिए जो आप जिक्र कर रहे थे, मैं खुद अपनी आंखों से मैंने देखा। मैं पहाड़ की एक चोटी पर खड़ा था, पहाड़ी की चोटी पर, और वहां से मुझे गाजा का पूरा ऑपरेशन दिखाई दे रहा था। टीवी 9 के कैमरे पर हमने वो सारी तस्वीरें भी कैद की है, जिस तरीके से मरकबा 4-5 टैंक की तरफ से फायर किए जा रहे थे और जहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रहे थे, गाजा का पूरा शहर में देख पा रहा था उस पहाड़ी की चोटी से। और साथ ही साथ जो धुएं का गुबार और वहाँ पर आग की लपटें, सब कुछ दिखाई दे रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे महाभारत का युद्ध में संजय बनकर देख रहा हूँ। तो आप सोचिए कि हमने खुद वो तबाही की तस्वीरें देखी है। भले ही वहाँ पर अभी इंटरनेट नहीं चल रहा हो, मोबाइल नहीं चल रहा हो, लेकिन जिस तरह की तबाही की तस्वीर मैंने खुद देखी, उससे अंदाज़ा लग सकता है कि आज पूरा दिन भर कितना भयानक रहा होगा। और रात से जो ऑपरेशन चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कल इसकी इंटेंसिटी और भी अधिक होगी। 2 रीज़न है। पहली बात यह है कि वहाँ पर जो फोर्सेस तैनात की गई है, जिस तरह के ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए हैं, उससे लग रहा है कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। और दूसरी बात है कि पिछले 3-4 दिन में अगर आप देखें तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाया। शायद इजराइल भी ये देख रहा है कि चाहे ईरान हो, चाहे लेबनान हो या दूसरे मुस्लिम कंट्री रिएक्ट कैसे करते हैं। और चूंकि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है, अभी तक ऐसा कुछ आग नहीं लगी है मध्यपुर में, तो इसका मतलब यह है कि इजराइल कल और ज्यादा भीषण हमला करेगा गाजा पट्टी पर। और हम लगातार लाइव तस्वीरें उसी गाजा बॉर्डर पर रहकर प्लीज बी सेफ मनीष, आप सेफ रहिए, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। लेकिन इजराइल ने गाजा को कब्रिस्तान बना देने की कसम खाई है। कल रात इजराइल ने जो हमला किया, उसकी वायुसेना ने इस कसम को पूरा करने के लिए प्रचंड प्रहार किया। पहली बार गाजा के आसमान में एक साथ 100 लड़ाकू विमान मंडराने लगे और गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी करके पूरे इलाके को दहला दिया। पूरी गाजा में जो बम्बार्डमेंट हुआ, यकीन मानिए वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल के 100 लड़ाकू विमान रात भर गाजा पट्टी के आसमान में मंडराते रहे और रात भर गाजा में आसमान से तबाही बरसाते रहे। ये वीडियो इजराइल के बॉर्डर वाले शहर अश्कलोन से वहां के एक इजरायली नागरिक ने बनाया, जिसमें गाजा में इन 100 लड़ाकू विमानों के जरिए किया गया विनाश कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। ये विध्वंसक हमला अल जजीरा के लाइव शो के दौरान कैमरे ने कैप्चर किया। गाजा में एक कोने से दूसरे कोने तक आसमान से शोले बरसते रहे। युद्ध के मैदान में वायुसेना जब तांडव मचाती है तब मंजर कैसा होता है, इसका एक और सबूत इस वीडियो में दिखा। कल्पना करने से सिहरन सी होती है कि गाजा में कल की रात कितनी भयानक रही होगी। ये हवाई हमला साबित करता है कि इजराइल अब रुकने वाला नहीं है, जबकि उससे हमला रोकने की गुहार सिर्फ फिलिस्तीन नहीं लगा रहा है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र तक कह रहा है कि ये तबाही रुकनी चाहिए। कल 9 बजे हमने आपसे एक बात कही थी कि इजराइल कैसे अटैक कर रहा है, एरियल बम्बार्डमेंट करता है, फिर पुश करता है, फिर बाहर आता है, और कैसे वो इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं।
एरियल अटैक करके इलाके को खाली करता है, सपाट करता है, उसके टैंक्स अंदर जाते हैं, सारी टनल्स खत्म कर देता है। इजराइल ने डिसाइड कर लिया है कि वो एक बार में पूरे गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। अमेरिका ने एक बार में पूरे वियतनाम पर कब्जा करने की स्ट्रैटेजी बनाई, नहीं हो पाया। इजराइल की स्ट्रैटेजी है पीस बाय पीस। जैसे आप स्लाइसेस कट करते हैं किसी के, पीस बाय पीस उसको कट करते हुए अंदर घुसता जाए और पूरे इलाके पर कब्जा कर ले। लेकिन ये जो एरियल बम्बार्डमेंट हुआ है, कहीं से कोई आंकड़ा नहीं आ रहा है इसमें कितने सारे हॉस्टेजेस मारे गए। सोचने वाली बात। इजरायली समय के मुताबिक गाजा पर हवाई हमले कल शाम 7 बजे से शुरू हुए। इससे पहले पूरे गाजा में ब्लैकआउट हुआ था। अब आपको इसके बाद की तबाही के कुछ वीडियो दिखाते हैं। एक वीडियो अल जजीरा ने पोस्ट किया, दूसरा स्थानीय लोगों के जरिए वायरल हुआ है। ये बाद की वीडियोस हैं। दोनों वीडियो में चारों तरफ सिर्फ विनाश है, खंडर है, इमारतें खत्म हो चुकी हैं। तस्वीरें विचलित कर रही हैं। हर ओर मातम था। खबरें तो यहां तक की हैं कि रात भर चले इस हमले के बाद सुबह कई बच्चे अपने मां बाप की तलाश में बिलख रहे के रोते रहे। चिंताजनक बात क्या थी, वहां पर ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना फ्यूल है, ना वाटर है, ना इंटरनेट है। जो कम्युनिटीज आसपास है वही एक दूसरे से कनेक्टेड है। गाजा को वैसे इन सब चीजों की आदत है, लेकिन अब पूरा संपर्क टूट चुका है। वो कहते हैं ना कि दे आर ऑन द एज, लेकिन इजराइल को इसकी परवाह नहीं। उल्टे इन हमलों के लिए जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया, उनके वीडियो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वायरल हुए। हम आपको बताते हैं कि इन हमलों में इजराइल ने किन किन फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। इजराइल के पास अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान, 196 विमान है। F-16 196 जो है 196 नहीं है, बल्कि F-15 फाइटर जेट की संख्या 83 है। F-35 फाइटर जेट 30 है। कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट कुल मिलाकर 339 है। कहा जा रहा है कि इन्हीं में से 100 लड़ाकू विमानों ने गाजा में रात भर तबाही मचाई है। इजराइल के इन हवाई हमलों से गाजा का आसमान धुआं हो गया। मेरे साथ जनरल सिन्हा है, उनके पास हम तुरंत जाने वाले हैं। आपको बॉर्डर पर बेहद करीब से वॉर कवरेज करने पहुंचे मनीष झा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजा में कल रात इजरायली विमानों ने कैसे तबाही मचाई, ये रिपोर्ट है। इस वक्त ना सिर्फ आप कैमरे के जरिए देख पा रहे होंगे, बल्कि महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त लगातार ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से बम और धमाके की आवाज़ हो। उन आवाज़ के बीच में और तबाही के इन मंजर को दिखाता हुआ, खास करके तब जब कहते हैं, और देखिए अगर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, क्योंकि कैमरे की अपनी एक सीमा है, लेकिन जब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं तो मुझे पीछे आग की लपटें तक दिखाई दे रही है। तो ये गाजा है, और ये गाजा तबाह हुआ गाजा है, ये गाजा बर्बाद हुआ गाजा है। और उस गाजे पर किस तरह से IDF के हमले हो रहे हैं वो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ है IDF फिलहाल रुकने वाला नहीं है, उसका ऑपरेशन जारी होगा और फिर आने वाले समय के साथ उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कैमरामैन अमित के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, गाजा बॉर्डर। जानकारी यह आ रही है कि इजराइल के बम्बार्डमेंट में कोई भी टेलीकम्युनिकेशन लाइन अब नहीं बची है। सब कुछ कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो चुका है। आगे हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने हवाई हमले के लिए पहली बार एक साथ 100 विमानों का इस्तेमाल क्यों किया। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आज रात फिर हो सकता है गाजा पर भीषण हमला, लेकिन आज फुल मून नाइट है, तो देखिए तस्वीरें आज बहुत अलग होंगी। इजरायली सेना ने गाजा के लोगों को सख्त चेतावनी दी है। उत्तरी गाजा के लोग इलाका तुरंत छोड़कर चले जाएं। IDF ने कहा अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत उत्तरी गाजा को छोड़ दें। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, IDF ने उत्तरी गाजा में चेतावनी के पर्चे गिराए। पर्चे में लिखा है उत्तरी गाजा एक युद्ध क्षेत्र है, इलाका सुरक्षित नहीं, तुरंत दक्षिण की ओर जाएं, IDF ने कहा है। आपको याद होगा अल जजीरा के वो जर्नलिस्ट जिनका परिवार मारा गया, उनका ये कहना था कि हमें वार्निंग दी गई थी लेकिन हम नहीं हटे, और फिर ये सब हो गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री की हमास को सीधी चेतावनी, युद्ध के एक चरण से गुजरे, गाजा की जमीन हिल गई। कल हमने गाजा पर जमीन और हवाई हमले किए, सेना को निर्देश, आतंकियों के सफाई तक ऑपरेशन जारी रहेगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सीधे चलिए जल के सेना सर के पास। सर, वॉर गेम्स आपने डिजाइन भी किए हैं, आपने कई बैटल्स में इंपॉर्टेंट रोल भी अदा किया है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, फुल मून नाइट मिलिट्री ऑपरेशंस में ये एक बेनिफिट है या एक डिसएडवांटेज है, या ऑपरेशनल हैजार्ड है, या ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है? फुल मून नाइट कैसे आप इसको देखते हैं आज?
जय हिंद निशांत। जय हिंद साहब। देखिए, फुल मून नाइट एंड एब्सोल्युटली नो लाइट, ये दो चीजें हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन के अपनी सूझबूझ से। ये आपके लिए डबल कटिंग एज वेपन्स भी हो सकती है, आपके एडवांटेज में भी जा सकती है, आपके डिसएडवांटेज में। यदि आप पिन डाउन करते हैं हेड को, जिस तरह से आपने दिखाया, हर 100 एयरक्राफ्ट उस इलाके में, उसके अलावा ड्रोन्स हैं, उसके बाद आर्टिलरी हैं, जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं, वो सब ब्लेजिंग फायर कर रही हैं। तो आपको एक डेफिनेट टारगेट के लिए, क्योंकि मिसाइल बेसिस को मेरे ख्याल से वो बर्बाद कर रहे हैं, और ये रेड है, ये जो आर्मर्ड की रेड हो रही है, एक डिफरेंट है। हम इन्फेंट्री के रेड्स करते थे, डीप पेनिट्रेट एंड देन एक्सफिल्ट्रेट। तो अभी जो हो रही है 2 दिनों से, ये तीसरा रात होगा जिसमें वो डेफिनेट टारगेट पे जाते हैं, सेटिंग करते हैं, डीप पेनिट्रेट करते हैं, बर्बाद करते हैं, वापस आते हैं। मैं सुन रहा था आईडीएफ का ये पूरा का पूरा है उनका बयान, उनकी अपनी, वो डिफरेंट टारगेट को चुन रहे हैं जहां पे मिसाइल बेसिस हैं, जहां से वो हमले करते हैं। उनको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से उनको, और जो उन्होंने ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के जो बेस बनाए हुए हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। तो उन जगहों, और वो उसको होल्ड नहीं करते। सबसे अच्छी बात है कि होल्ड नहीं, एब्सोल्युटली न्यू वॉरफेयर का नया तरीका है, रेड बाय आर्मर्ड कॉलम्स, रेड बाय APCs। ये आपको प्लेन्स में मैन्यूवरेबिलिटी जहां है वहां दिखाई देते हैं, और फर्म बेसेस हैं। और मनीष जहां पर देख रहे थे, आंखों जब कह रहे थे कि मैं संजय की तरह देख रहा हूं, वो एक फर्म बेस है, जिसमें फर्म बेस हम उसको कहते हैं जहां से ऑपरेशन लॉन्च किया जाए और वापस आना। ये न्यू वॉरफेयर का एब्सोल्युटली इंजेन्युइटी है ये आईडीएफ की, जो उन्होंने इस दौरान 22 दिन के दौरान उन्होंने सूझबूझ से निकाली। एंड पेन, एक भी अभी तक कैजुअलिटी नहीं लिया है उन्होंने लास्ट 2 डेज से, ना तो टैंकिंग की कैजुअलिटी हुई है, ना कोई ऐसी चीज हुई है। तो हमास इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। मेरे को यही लगता कि क्यों अपने को, अपने लोगों को क्यों मरवा रहे हैं, जब आपने कह दिया 22 दिनों से कि दिस इज अ बैटलफील्ड। जस्ट होल्ड योर थॉट। मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, वो हॉस्पिटल्स के लिहाज से है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है कि हॉस्पिटल्स हमास का बेस हैं, तो फिर क्या करेगी आईडीएफ? ये मेरा एक सवाल होगा आपसे, लेकिन उससे पहले इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक को कुछ नंबर के जरिए हम आपको समझाते हैं। ऑपरेशन की पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। इजरायली एयरफोर्स ने ऑपरेशन में 100 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है। नंबर 1, विमानों के निशाने पर हमास की करीब 150 अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। इसको जरा होल्ड करेगा, मैं चाहूंगा प्लीज स्टिकर ऑफ करिए जरा। ये अब देखिए, करीब 150 अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। फिर अंडरग्राउंड फैसिलिटी में खास तौर पर सुरंग टारगेट बनाई है, क्योंकि आईडीएफ के सामने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए 500 किलोमीटर सुरंगों का यही नेटवर्क सबसे बड़ी बाधा है। इसके अलावा इन सुरंगों में बैठे 2500 लड़ाके इजरायली सेना के लिए चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर के हमले को 2500 लड़ाकों ने अंजाम दिया था। हमले के बाद वो इन सुरंगों में आकर छिप गए थे। इजराइल की एयरफोर्स के 100 विमानों ने बीती रात गाजा में 150 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। यह अटैक हमास की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज जैसे सुरंग, बंकर को टारगेट कर किए गए हैं। आईडीएफ के एयर ऑपरेशन की जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक एयर स्ट्राइक के निशाने पर हमास के सुरंग, अंडर एंड ओवरग्राउंड बंकर्स, फिर स्नाइपर पोस्ट, हमास नेवल डॉक, रॉकेट लॉन्चर साइट्स, मिसाइल लॉन्च पैड्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और एकमात्र इंटरनेट केबल सेंटर था। इसके अलावा हवाई हमलों में हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। इजरायली फाइटर जेट्स ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर हमास के ठिकानों को टारगेट किया है। बंकर बस्टर बम क्या है, कितने घातक हैं, ये रिपोर्ट देखें। GBU-72 बम, बंकर बस्टर या बंकर विध्वंसक, दुनिया का सबसे खतरनाक और आधुनिक बम, जिसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड बंकरों, सुरंगों को ध्वस्त करने में होता है। इजरायली एयरफोर्स ने इसी बम के जरिए हमास की 150 अंडरग्राउंड फैसिलिटी, जिनमें सुरंग और बंकर शामिल हैं, उन्हें तबाह किया है। ये बम जमीन में 100 फीट और कंक्रीट के फर्श पर 20 फीट तक गहरा गड्ढा कर सकता है।
जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं, ये गहराई में जाने के बाद विनाशक विस्फोट करता है। इसके बाद इतनी तेज शॉकवेव निकलती है कि रास्ते में आने वाली कोई भी चीज तबाह हो जाती है। टारगेट के आसपास की इमारतें गिर जाती हैं या फिर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। साल 2021 में इजराइल ने अमेरिका से नए GBU-72 बम का अनुरोध किया था। इजराइल खुद भी इस बम का निर्माण करता है। करीब 2200 किलोग्राम वजनी बंकर बस्टर बम दो तरह के होते हैं। पहला वर्जन, इस बम के आगे के हिस्से को खास तौर पर डिजाइन किया जाता है। ये नुकीला होता है ताकि वजन और ग्रेविटी का फायदा उठाकर तेज रफ्तार से जमीन के अंदर चला जाए और विस्फोट करे। दूसरा वर्जन, इसमें दो बम होते हैं। पहला साइज में छोटा होता है जो टारगेट पर छेद करता है। दूसरा बड़ा हिस्सा अंदर जाकर भयानक विस्फोट करता है। वहां जो कुछ होता है उसे तबाह कर देता है। GBU-72 के साथ GBU-28 भी एक तरह का बंकर बस्टर बम है। जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक गाजा पर आज दिन भर इजराइल की आर्टिलरी फायरिंग हुई है। टैंक और तोप से हमास के ठिकानों पर इजराइल की गोलीबारी हुई है। ब्रेक करिए खबर को। दोपहर बाद से इजरायली आर्मी ने आर्टिलरी शेयरिंग जो है वो तेज कर दी है। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। हमास का इजराइल पर आर्टिलरी अटैक का दावा। ब्रेक करिए। रीशा और अल जर्दा इलाके पर आर्टिलरी अटैक, हथियारों का इस्तेमाल कर टारगेट पूरा होने का दावा। यह बड़ी खबर है। हमास की तरफ से हमले पर आधिकारिक बयान आया। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, आप इस वक्त अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, एक चैनल जो दिन हो या रात हो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा है, मैं प्लीज चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ मनीष को लें। यहां पर दिन हो या रात हो, दोनों टाइम पर आपको रिपोर्ट करके एक एक जानकारी दे रहा है, वो है TV9 भारतवर्ष। मनीष मेरे सहयोगी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले ये पहुंचे थे तेल अवीव से इन्होंने सीधे लेबनान का रुख किया, फिर उसके बाद ये गए गाजा के बाद वेस्ट बैंक से सीरिया बॉर्डर, एंड नाउ ही इज बैक इन गाजा। दिस इज कमेंडेबल। मनीष झा और कैमरामैन अमित। मनीष, मुझे एक बात बताइए, गिव मी योर फर्स्ट हैंड ओपिनियन। क्या इजराइल के कल के अटैक के बाद आपको हमास की तरफ से जो रॉकेट फायरिंग होती है उसमें कमी दिखी है? देखिए निशांत, सबसे बड़ी बात थी कि गाजा पट्टी में मैं उस जगह पर कई घंटे रहा जहां से मैंने लाइव वॉर होते हुए देखा। अगर मैं कहूं तो गलत नहीं है कि दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हो रही थी। यहां से आर्टिलरी काम कर रही थी, यहां से इन्फेंट्री आगे बढ़ रही थी, यहां से LMG के जरिए फायर किए जा रहे थे और एयर स्ट्राइक भी हो रहे थे, लेकिन हमास की तरफ से भी रॉकेट आ रहे थे। अब होता यह है कि जब वो इजराइल की टेरिटरी में हमास के रॉकेट आते हैं तब तो आयरन डोम है, आयरन डोम से आप उसे मार गिराते हैं, लेकिन असली समस्या है कि IDF के जो ट्रूप्स वहाँ पर मौजूद हैं और वो खुले आसमान के नीचे हैं। हम पहाड़ी की चोटी पर थे और वो पहाड़ी की तलहटी में या दूसरे पहाड़ी के उस पार वहाँ पर खड़े होकर वो लगातार फायर कर रहे हैं, तो वो हमास के रॉकेट के जद में हैं, उन्हें भी बचाना है। ये बात सच है कि अभी तक IDF को वैसा कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं होने का दावा कर रही है, लेकिन हमास के टारगेट पर लगातार वो लोग हैं, लगातार रॉकेट से हमले हो रहे हैं और इस वजह से लगता है कि आने वाले समय में जो लड़ाई होगी, जैसे जैसे ये और एक्सपोज होंगे IDF, उस समय कैसे वो हमास से के रॉकेट का सामना करेंगे, ये एक देखना दिलचस्प होगा। स्टे ऑन मनीष, आप बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं कि आयरन डोम जो था वो आयरन डोम, देखिए मनीष ने क्या बताया, इसको जरा समझिए। आयरन डोम कहां पर एक्टिव है? आयरन डोम इजराइल के अंदर एक्टिव है, लेकिन जब आप गाजा के पैरामीटर्स के अंदर जाते हैं तो ये जो छोटे छोटे रॉकेट से अटैक कर रहे हैं वो अपने रॉकेट्स का डायरेक्शन बदलकर IDF के ऊपर वहां पर अटैक कर रहे हैं, तब कोई आयरन डोम नहीं है। देन व्हाट? अब वो लोकेशंस इंटरनेट से तबाह कर रहे, इंटरनेट लाइंस को तबाह करने के बाद गाजा के जो ऑपरेटिव्स हैं उनको नहीं पता लगेगा कि ये एग्जैक्टली कहां पर हैं। ये बहुत एक स्मार्ट मूव है, लेकिन गाजा को तबाह करने में जुटे इजराइल ने अपनी हमले की जो रणनीति है उसमें अचानक तब्दीली लेके आया। इजरायली फोर्सेस अब एक साथ हवा और जमीन दोनों से गाजा पर हमास के ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। 27 अक्टूबर को इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में हमास के 150 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ठीक उसी वक्त उत्तरी गाजा में भी इजरायली आर्मी ने टैंकों के जरिए
एक बड़े मिशन को अंजाम दिया। इससे पहले 26 अक्टूबर को भी इसी तरह आसमान और जमीन दोनों पर से एक साथ ऑपरेशन किया गया। 26 अक्टूबर की टैंक रेड में गिवाती इन्फेंट्री ब्रिगेड और 162वें आर्मर्ड डिवीजन शामिल थी। 26 अक्टूबर के मुकाबले 27 अक्टूबर की रेड में टैंकों की संख्या ज्यादा थी, जिन्होंने उत्तरी गाजा में घुसकर टारगेटेड ऑपरेशन किया। एक के पीछे एक चलते हुए टैंक गाजा की सीमा में दाखिल हुए और हमास के ठिकानों पर जमकर गोले बरसाए। हवाई हमलों के बीच टैंक रेड कर आईडीएफ ने हमास पर 2 दिशाओं से हमला किया। टैंक रेड में इजराइल के घातक मरकावा 3 और मरकावा 5 टैंक शामिल थे। इस टैंक की खासियत इसे दुनिया का सबसे घातक आर्मर्ड व्हीकल बनाती है। मरकावा टैंक ड्रोन हमलों से सुरक्षित रहने में कारगर है। टैंक ट्रॉफी एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम से लैस है, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुरक्षा प्रदान करता है। ट्रॉफी सिस्टम में 4 रडार एंटीना और फायर कंट्रोल रडार हैं, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जैसे खतरे को ट्रैक करने में मदद करते हैं। खतरा डिटेक्ट होने के बाद टैंक गोला दागकर उसे तबाह कर देता है। मरकावा टैंक में 120 मिलीमीटर स्मूथ बोर कैनन है। ये टैंक दिन और रात दोनों समय हमला करने में सक्षम है। अपने निर्माण के बाद से मरकावा 3, मरकावा 5 के तौर पर टैंक को कई बार अपग्रेड किया जा चुका है। फिलहाल गाजा की सीमा पर इजराइल के ऐसे कई टैंक तैनात हैं। टैंक रेड पर इजराइल वर्सेस हमास। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो दिखा रहा हूं, हमास दुश्मन को काफी नुकसान हुआ है, टैंक रेड में फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब इसमें सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? कई इजरायली सैनिकों की मौत, हमास ने कहा है आईडीएफ दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह किया है, ये उन्होंने कहा है। फिर इजराइल के कई हथियार तबाह हो गए, हमास ने कहा आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में टैंकों ने जमकर गोलीबारी की है। फिर देखिए बाप, अब कॉर्नेट यासीन मिसाइल से पलटवार किया, हमास ने कहा आर्मर्ड फोर्सेस आर्टिलरी ने हिस्सा लिया, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग में रूस की चेतावनी, ब्रेक करिए, गाजा को नष्ट किया तो दशकों तक तबाही मचेगी, गाजा के लोगों खदेड़ा तो विनाश नहीं रुकेगा। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लैवरोव ने दुनिया को चेताया। इस सब के बीच में मिडिल ईस्ट संकट के बीच उत्तर कोरिया की धमकी, किम ने कहा हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर, सभी को वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार रहना चाहिए, किम जोंग। रूस और उत्तर कोरिया की वार्निंग विश्व विनाश की आहट सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है ये धमकियां इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। ईरान कोई गड़बड़ी ना कर पाए, इसके लिए बाइडेन समंदर के रास्ते तेहरान की घेराबंदी कर रहे हैं। भूमध्य सागर में आर फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप पहले से तैनात है। अब आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप भी ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और शिप ट्रैकिंग वेबसाइट दोनों ने जानकारी दी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं जिब्राल्टर स्ट्रेट से होता हुआ, ये देखिए कहां पर ये क्रॉस कर रहा है, भूमध्य सागर, और यहां पर स्विज नहर है। ईरान की अगर बात की जाए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, फारस की खाड़ी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनको धमकी कौन दे रहा है? ईरान। लेकिन एक और धमकी कौन दे रहा है इनको? एक और धमकी इनको दे रहा है, बहुत बड़ा सवाल, वो है टर्की। यह खबर जैसे ही ईरान के मित्र देशों को पता चली, वैसे ही अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की धमकियां आने लगी। कैसे, जरा इस रिपोर्ट में देखें आप। इजराइल का गाजा पर हमला जारी है। तो अमेरिका ईरान पर समंदर के रास्ते शिकंजा कस रहा है। उससे भूमध्य सागर में बहुत बड़ी तैनाती की है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के बाद अब यूएसएस आइजनहावर का स्ट्राइक ग्रुप भी ईरान के मुंह तक पहुंच रहा है। ईरान कोई खतरनाक कदम उठाए उससे पहले अमेरिका फारस की खाड़ी से तेहरान को जवाब देने की तैयारी कर चुका है।
इसका असर कितना भयानक हो सकता है, अंदाजा ऐसे लगाइए कि ईरान रूस का दोस्त है। अमेरिका के खिलाफ बनाए जा रहे रूस की अलायंस में वो अहम देश है और जब ईरान पर समुद्र के रास्ते अमेरिकी खतरा मंडराया तो पुतिन के करीबी दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने अमेरिका को चेतावनी दी। लुकाशेंको ने कहा, अगर अमेरिका ईरान पर समुद्र से बमबारी करता है तो ईरान जवाब देगा और फिर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर बच नहीं पाएंगे, वो समंदर में डूब जाएंगे। सबसे गंभीर हथियारों का इस्तेमाल करने पर गंभीर संघर्ष छिड़ सकता है, ये विनाश होगा। इसके बाद मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है। लुकाशेंको अमेरिका को अगर ये धमकी दे रहे हैं तो समझना मुश्किल नहीं है कि इसके पीछे कौन है और इजराइल हमास संघर्ष के बीच अमेरिका पुतिन के टारगेट पर क्यों है। अब यहां पर आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। एक बार फिर से ग्राफिक्स को देखिए, जूम इन करिए। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को यह पार करता हुआ मेडिटरेनियन सी यानी भूमध्य सागर, फिर स्विस कैनाल को पार करता हुआ रेड सी और रेड सी से होता हुआ ये फारस की खाड़ी में जाएगा। ये आइजनहावर की हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है जो यहां पर मुझे आपको बताना जरूरी है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह है आपका इजराइल, जिसको मार्क नहीं किया गया है। ये देखिए, ये है इजराइल, ये है वो इलाका जहां पे ऑलरेडी अमेरिका के कई वॉरशिप्स ऑपरेट कर रहे हैं, स्ट्राइक कोर ग्रुप्स जिनको कहते हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से हूतियों की तरफ से अटैक किया गया था, रेड सी की तरफ से ही अटैक किया गया था इजराइल की ओर, ये कहा जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, जो अभी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आइजनहावर जो है, मैं चाहूंगा इसको फिर से प्ले ऑन करिए, जरा फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए, आइजनहावर जो है वो यहां से जब मूव कर रहा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से, तो अपेरेंटली वो अपने आप को डॉक करेगा मेडिटरेनियन सी में, यानी भूमध्य सागर में ही, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि भूमध्य सागर में जो उसकी पोस्चरिंग होगी वही ईरान को डराने के लिए पर्याप्त है। यह एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हम आपको बताते हैं यूएसएस आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप कितना खतरनाक है। यूएसएस आइजनहावर की बात करें तो अमेरिका का निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह अमेरिकन नेवी का फाइनेस्ट 5-स्टार एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब यह भी बताया जाता है कि इसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जो कि एक नेचुरल है, और यूएसएस ग्रेवली और दूसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस मेसन भी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पार करते देखा गया है। सप्लाई शिप भी साथ में है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात F-18 लड़ाकू विमान किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट करके उसको नष्ट कर सकते हैं। गल्फ वॉर के समय भी यूएसएस आइजनहावर की तैनाती लाल सागर में की गई थी। ये सारे संकेत आ रहे हैं, ऐसी तैनाती विश्व विनाश की आहट है और महायुद्ध का खतरा, इसलिए भी क्योंकि मिडिल ईस्ट संकट के बीच ही अमेरिका विध्वंसक परमाणु बम बनाने में जुट गया, बल्कि उसको इंप्रोवाइज कर रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने B-61 परमाणु बम का नया वेरिएंट B-61-13 ग्रेविटी बम बनाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन B-61-13 बम को बनाएगा। इसे आधुनिक लड़ाकू विमानों के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के B-61 वाले बम के कई वेरिएंट हैं, 3, 4, 7 और 11, लेकिन इसका सबसे घातक 5वां वेरिएंट B-61-12 है, जो शुरुआती 4 वेरिएंट को बदलने में सक्षम है। दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन NNSA ने इसकी पहले प्रोडक्शन की घोषणा की थी। आपको बताते हैं कि अमेरिका ने साल 1961 में इन बमों का निर्माण शुरू किया। इन बमों को स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल 2 प्रकार का बनाया गया। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बम बड़े शहरों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहीं दूसरा टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है, जिसे छोटे इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली फौज को रोकने के लिए। यह बम एक बड़ी तबाही लाने के लिए काफी है। जून में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया था कि अमेरिका ने यूरोप में 200 परमाणु हथियारों को छिपा रखा है। वैसे यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि यह खबर उस समय आई है जब रूस ने 3 दिन पहले ही जल थल नभ से न्यूक्लियर मिसाइलों का टेस्ट किया है, जिसमें न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलों का टेस्ट किया है, जिसमें 12,000 की रेंज वाली ICBM भी शामिल है। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, और सीधे चलूंगा मैं सेना सर के पास। इजराइल पर हमास का रॉकेट हमले जारी। ब्रेक करिए। किरियात में पार्किंग में गिरा रॉकेट, कई गाड़ियों में लगी भीषण आग। Ну, маме, на, Кирилл.
एक और बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल में हमास की मौजूदगी के सबूत दिए। ब्रेक करिए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल में हमास की मौजूदगी के सबूत दिए। वो एनिमेशन दिखाइए। आईडीएफ ने हमास के कुछ लड़ाकों के पूछताछ के वीडियो जारी किए। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल थे लड़ाके। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। आईडीएफ के सामने हमास के लड़ाकों का कबूलनामा। अस्पताल का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल आईडीएफ ने कहा। विद वीडियो दिखाइए। इजरायली सेना के सामने पूछताछ में लड़ाकों ने खुलासा किया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और एक शॉट में वो एनिमेशन वाला वीडियो दिखा सकते हैं आप। सीधे आइए। सिन्हा सर, अस्पताल वो हब है। अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि उन्होंने चर्चेस का, स्कूल्स का, मस्जिदों को कहा। अस्पताल, अब अस्पताल को जैसे ही आपने अटैक किया तो यूएन क्राई बढ़ जाएगा। क्या करेगा आईडीएफ? एक आतंकवादी संगठन जिसके साथ में दुनिया लग जाती है, लोग उनके हाथ चूमते हैं, तो ये चीजें तो होंगी और बड़े आसानी से होंगी। 35 हॉस्पिटल हैं टोटल गाजा स्ट्रिप में, 12 तो बंद हो चुके हैं। और जब आप बोलते हैं अल शिफा हॉस्पिटल, ये गाजा सिटी का और गाजा स्ट्रिप का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल है। और इसकी इसके अंदर में इसकी क्षमता बहुत है। वहां पर यदि ये प्रूफ आ रहा है, ये प्रूफ आप सबको पता है, आज के दिन में ये छुपता नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ट्रांसपेरेंट है। यहाँ इसके अंदर से मेन उनका हेडक्वार्टर, और इसमें आईडीएफ ने इसको दिखा दिया पूरे विश्व को कि उनका जो मेन हेडक्वार्टर है, यहीं से पूरा दिशा निर्देश होता है। मेरे ख्याल से उनके जो मिलिट्री विंग के लीडर्स हैं, जो अभी बचे हैं कुछ, वो यही छिपे, इसी के नीचे छिपे हुए हैं। वहीं से उनकी एंट्री है, एग्जिट है। और ये देखिए यहां से कहां जाता है, ये वो जाता है बीच कैंप को, जिसको आप बार बार भी दिखाते रहे हैं। बीच कैंप से बहुत सारी चीजें जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, ये बताइए, रेड क्रॉस है वहां पर, 17,000 यूएन के लोग वहां पर करते हैं। क्यों नहीं ये बातें उठाते हैं? क्या उनके आंखों से ये छिपा नहीं? आप इसको बताते हैं कि यूएन बहुत ट्रांसपेरेंट है, रेड क्रॉस है। 17,000 यूएन के लोग इन चीजों को नहीं देखते हैं, जो कैंप को मैनेज कर रहे हैं। 8 बड़े कैंप है टोटल गाजा स्ट्रिप पे। तो देखिए ये इस तरह से यदि आप यूज करेंगे एक आतंकवादी संगठन को, इसके नाम पे दुनिया के, और जिस तरह से यहां पर ग्रेविटेट हो रहे हैं वेस्ट एशिया में, और भारत का जो आज नहीं वोटिंग करना, एब्स्टेन रहना, मेरे ख्याल से भारत से बढ़कर किसी ने नहीं दिखाया कि आतंकवाद का सही हम बरखिलाफ हैं। और दुनिया आएगी, ये आएगी निशान जी, ये दुनिया नहीं जाएगी। हाँ, वहां मरने वाले बच्चे, आप ये बताइए, केवल कहा जाता है ना 1.5 वहां पर करोड़ ये लोग हैं, उसमें से आप 2.5 इसमें से 70 करोड़ यदि इस इलाके में रहते हैं। उनको बोला गया 11 करोड़ को चले जाइए। 3-4 लाख तो अभी भी पड़े हुए हैं वहां पर। ये बताइए कि क्या उनको वहां से वैकेट कराने की जिम्मेवारी नहीं है यूएन की? एक आवाज तो नहीं कर सकते आप? You're right. सिन्हा सर, मैं आपको रोकूंगा, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट सर। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत जो है वो कहते हैं ना, आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव। क्यों? फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात भी करते हैं और हम एब्स्टेन भी करते हैं वोटिंग से। यहां पर जब पाकिस्तान हमारे ऊपर मोर्टार शेलिंग करता है तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि उनकी चौकियों को उड़ा देते हैं, फिर वो फ्लैग मीटिंग के लिए मजबूर हो जाता है। ये हाल है उनका। खैर, कुछ दिन पहले गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले में करीब 500 लोग मारे गए। यह हमला किसका था, यह अभी तक साफ नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। अमेरिका ने क्लीन चिट इजराइल को दे दी है, कुछ और मुल्क क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। सवाल यह है कि अल अहली अस्पताल जैसा ही अंजाम अब गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा का होने वाला है क्या? इजराइल ने गाजा पट्टी के अल शिफा अस्पताल को हमास का मुख्य अड्डा बताया। इजरायली सेना का दावा है कि हमास इसी अस्पताल से ऑपरेट हो रहा है। इसके लिए ऑडियो और वीडियो भी जारी किया।
दावा है कि हथियारबंद संगठन ने अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड ऑपरेशन बेस बना रखा। ये रिपोर्ट। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बाकायदा अस्पताल का एक एनिमेशन जारी किया है। एनिमेशन के जरिए अस्पताल को हमास की आतंकी गतिविधियों का मुख्य हेडक्वार्टर बताया गया है। आईडीएफ ने जो एनिमेशन जारी किया है उसमें कंट्रोल रूम, हथियार डिपो और फ्यूल डिपो दिखाया गया है, जिसमें ईंधन स्टोर करके रखा गया है। एनिमेशन के साथ कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आईडीएफ का कहना है कि किसी भी आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया जाएगा। आईडीएफ को खुफिया जानकारी मिली है कि अस्पताल के बाहर से अंडरग्राउंड बेस तक वॉर रूम में जाने के लिए कई सुरंगें हैं, ताकि हमास के लड़ाकों को अस्पताल के अंदर न जाना पड़े। दावा यह भी है कि अस्पताल के एक वार्ड से अंडरग्राउंड जाने का रास्ता भी बना हुआ है। अस्पताल के तहखाने में हमास का कंट्रोल रूम भी है। अस्पताल के अंदर हमास के कई लड़ाकों के होने का दावा भी किया गया है। هم اللي ودوا لها السولار، هم المسؤولين عن المستشفيات، يعني بالنهايه هم اللي ودوا سولار لانه في سولار. مين حماس؟ عندهم سولار محطات. عنده سولار عنده اقل شيء مليون لتر. आईडीएफ के दावों को हमास ने खारिज कर दिया है। संगठन ने कहा है कि इसमें सच्चाई नहीं है। साथ ही हमास ने अल शिफा अस्पताल पर इजरायली एयर स्ट्राइक की आशंका जताई है। अल शिफा गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल है। बमबारी के बीच बेघर हुए हजारों की संख्या में लोग यहाँ शरण लिए हुए हैं। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख का बड़ा दावा। जोसेफ बोरेल ने कहा गाजा में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। जोसेफ बोरेल ने कहा भारी बमबारी से गाजा दुनिया से कट गया है। कोई तो बोलेगा जोसेफ बोरेल को गुड मॉर्निंग सर, पूरी दुनिया को पता ही है। बहरहाल गाजा पर इजराइल ने हवाई ऑपरेशन तेज कर दिया। यह हवाई ऑपरेशन हमास के साथ ही आम लोगों के लिए भी घातक साबित हो रहा है। गाजा में इंटरनेट और फोन लाइन ठप है। गाजा का संपर्क पूरी दुनिया से कट चुका है। दुनिया भर में इंटरनेट पर नजर रखने वाली संस्था नेट ब्लॉक्स ने इसकी पुष्टि कर दी है। नेट ब्लॉक्स ने जानकारी दी है कि गाजा में इंटरनेट कनेक्टिविटी कट गई है। राहत के काम में लगी फिलिस्तीनी रेड क्रॉस का कहना है कि वो अपनी टीम से संपर्क नहीं कर पा रहे। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि इमरजेंसी नंबर 101 भी प्रभावित है। गाजा में ना ही इंटरनेट है, ना ही लैंडलाइन है, ना ही मोबाइल फोन काम कर रहे हैं। वहीं मोबाइल फोन से कॉल करने की कोशिशें भी नाकाम साबित हो रही हैं। इतना ही नहीं, इजराइल ने धमकी दे दी है सीधे तौर पर कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो अपने आप को देख लें, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उस इलाके से हट जाएं। गाजा में इंटरनेट फोन ठप हैं तो दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे इलाकों में बसे फिलिस्तीनियों में घबराहट है। ऐसे में संपर्क टूटने के बाद लोगों में एक अलग तरह का डर है। देखते हैं संकट को लेकर फिलिस्तीनी टेलीकॉम कंपनी समेत बाकी संगठन क्या कह रहे हैं। गाजा में इंटरनेट फोन ठप है, टेलीकॉम कंपनी जवाल का जवाब। ध्यान से देखिए, गाजा पर हो रही लगातार बमबारी के कारण फाइबर नेटवर्क का बचा कुचा हिस्सा नष्ट हो गया है। वो लास्ट लिंक जो था वो भी खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट दिखाइए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है, क्या कहा है? टेलीकम्युनिकेशन चैनल टूट गए हैं, इससे अत्याचार को कवर मिलने का खतरा पैदा हो गया है। नेक्स्ट दिखाइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या कहा है? गाजा में चल रहे संचार ब्लैकआउट के बीच हमारा अपने सहयोगियों से संपर्क टूट गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि हमने गाजा में अपने कर्मचारियों, स्वास्थ्य सुविधाओं और सहयोगियों से संपर्क खो दिया। इस सब के बीच में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली नहीं मची है, बल्कि ये लड़ाई बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी करो या मरो वाली है। उनका राजनीतिक करियर दांव पर लगा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या 7 अक्टूबर के हमले ने बेंजामिन नेतन्याहू को फंसा दिया? क्या नेतन्याहू की हालत एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली है? 3 हफ्ते पहले इजराइल में जो हुआ, उसके बाद से नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि वो अब हमास का नामो निशान मिटाकर ही दम लेंगे। אנחנו מכים באויב בעוצמה אדירה. אתמול בהתקפות שלנו בעזה אנחנו הכינו באויב את המכה הקשה ביותר שהוא ספג ביום אחד. दरअसल हमास ने जिस तरह से इजराइल के सुरक्षा तंत्र को भेद कर खून बहाया, उसने नेतन्याहू को बुरी तरह हिला दिया। अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वो पिछड़ रहे हैं। मुसीबत नंबर 1, ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी नहीं देने से कैबिनेट में मतभेद। मुसीबत नंबर 2, हमास के हमले पर जिम्मेदारी लेने से नेतन्याहू के इनकार से सरकार में नाराजगी। मुसीबत नंबर 3,
बंधकों की रिहाई में देरी पर तेल अवीव में लोग सड़कों पर उतरे। मुसीबत नंबर 4, नेतन्याहू के बेटे वो रिजर्व फोर्सेस का हिस्सा नहीं बने। मुसीबत नंबर 5, आईडीएफ का पूरी तरह फेलियर। मुसीबत नंबर 6, जुडिशियल रिफॉर्म्स के चक्कर में बहुत मसरूफ हो गए। ऐसे बहुत सारी मुसीबतें हैं। इस युद्ध को खत्म होने के बाद क्या होगा इनका? इजराइल के विरोध में दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन है। इजराइल विरोध की आवाज तुर्की के इस्तांबुल में गूंजी। ये देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी लोगों के बीच पहुंचे। ये विरोध करने पहुंचे हैं, अब यहां पर कैंपेन करने। ये देखिए जरा, इजराइल को युद्ध अपराधी घोषित करेंगे, एर्दोगान ने कहा। गाजा में जल, थल और नभ से लगातार हो रहे भीषण हमले पर दुनिया भर में गुस्सा फूट रहा है। इजराइल के एक्शन के विरोध में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया है। लंदन में 1 लाख से ज्यादा लोग विरोध जताने के लिए उतर चुके हैं। इनकी मांग है कि गाजा में तुरंत एयर स्ट्राइक रुके और सीज फायर की घोषणा की जाए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ लोग ही दिखाई दिए हैं। टेम्स नदी पर बने पुल पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सेंट्रल लंदन के एक और इलाके में फिलिस्तीनी समर्थन में मार्च निकाला गया। इंडोनेशिया, अमेरिका, कनाडा, वेस्ट बैंक, तस्वीरें देखें अब आप।